नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश कुमार। एक व्यक्ति जिसने आधुनिक भारत के विचार को सर्वव्यापी बनाने में एक महायज्ञ का प्रारंभ किया और इसके बाद की यात्रा में भारत की सफलता के कई आयाम लिख दिए। और जब जब इन सोपानों को लिखा गया तब तब स्वामी विवेकानंद को एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में याद किया गया। आज देश विश्व युवा दिवस के रूप में उनकी 155वीं जयंती मना रहा है। बहुत कम उम्र की यात्रा में उन्होंने पूरे विश्व को जो विचार दिया वो आज भी देश की युवा तरुणाई में उत्साह का संचार कर देता है। आज उसी उत्साह की दशा और दिशा की जरूरत है भारत को, जिसका सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एक बार फिर यह सोचना लाजमी हो गया है कि देश का युवा आखिर किस दिशा में जा रहा है। ये विवेकानंद की हिम्मत ही थी कि उस समय जब कोई धर्म के साथ विज्ञान को जोड़ने का साहस भी नहीं करता था, तब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपने साहस का लोहा मनवा दिया। उनकी कहानी का नायक वो स्वयं नहीं बल्कि उनका भारत था। ऐसा भारत जो अपने बाजुओं के दम पर तकनीकी के नए अध्याय लिख सके। वे भारत की पीढ़ी को आधुनिक विश्व की अगवानी में खड़ा देखना चाहते थे। उन्होंने अपने इस विचार को अपनी यात्रा बना दिया और ये यात्रा दुनिया के कोने कोने में जब एक विवेकानंद के रूप में पहुंची तो उनके पीछे चलने वालों को मानो सैलाब आ गया हो। लेकिन अगर आज के संदर्भ की बात करें तो क्या युवा भारत स्वामी विवेकानंद के सपनों पर खरा उतरा है? एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना ये कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार स्वामी विवेकानंद ने दिया, उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म को लेकर कोई सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचता है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद ने धर्म को विज्ञान की नजर से देखने का नया नजरिया दिया। कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत की नींव अगर किसी ने रखी तो वो स्वामी विवेकानंद ही थे और उन्होंने ही पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को लेकर एक नई परिभाषा गढ़ी। विवेकानंद ने संसार को भारतीय दर्शन और वेद का पाठ पढ़ाया, जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई। हालांकि उनका जीवन काल काफी ज्यादा नहीं रहा और महज 39 साल की उम्र में दुनिया से वे अलविदा हो गए। लेकिन युद्धोन्माद के इस दौर में और धार्मिक उत्तेजना के इस माहौल में स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ही धर्म में आजादी की बात करती है। उन्माद की बात आई है तो देश के मौजूद हालात में फिक्र होना स्वाभाविक है। वो इसलिए क्योंकि जिस युवा भारत का सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, क्या हम वो भारत बना पाए? क्या भारत का युवा सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है? ये सही है कि आज हम दुनिया के नक्शे पर युवा शक्ति से भरे भारत के तौर पर उभर रहे हैं। लेकिन अगर देश की तस्वीर में कश्मीर का युवा जवानों पर पत्थर फेंक रहा, देश की राजधानी में एक नामी विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहा, वंदे मातरम और जन गण मन पर ऐतराज उठा रहा, पटेलों को जाति के नाम पर लामबंद कर देश के एक हिस्से में आग लगा रहा हो, या फिर दलित को एकजुट कर अंग्रेजों की जीत के जश्न के बहाने देश को नीचा दिखा रहा हो, तो सोचना लाजमी हो जाता है कि आखिर ये देश किस दिशा में बढ़ रहा है और देश का युवा आखिर कहां जा रहा है। और क्या अब ये सोचना जरूरी हो गया है कि हमें देश के युवा को सही रास्ता दिखाने की दरकार है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। बहरहाल युवा भारत की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस युवा भारत को संभाला कैसे जाए, क्योंकि अक्सर युवा स्वप्न बागी हो जाया करते हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ है। चंद्रशेखर, सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का भारत, आज का युवा भारत स्वामी विवेकानंद के सपनों वाला भारत है? सीधा सा सवाल। देखिए राकेश, पिछली शताब्दी से जब भारत ने इस शताब्दी में प्रवेश किया तो उस भारत के संग संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ, आर्थिक सुविधाओं का विस्तार हुआ, सामाजिक सुविधाओं का विस्तार हुआ। और जब ये सब विस्तार हुए तो मुझे लगता है और महसूस भी होता है कि राष्ट्र कहीं बहुत पीछे रह गया। जी। आज का युवा भौतिक संसाधनों में इतना लिप्त है
कि उसको लगता ही नहीं है कि ये सब बातें बहुत ज़रूरी है या ये बातें बहुत जायज़ हैं। उसको ये लगता है कि ये देश एक खिलौना है और इसको अगर हम तोड़ भी देंगे तो ये टूटेगा नहीं। दरअसल ये देश एक खिलौने जैसा ही हो गया है युवाओं के लिए कि अगर वो इसको तोड़ने में लगे हैं तो निश्चित रूप से ये उनकी भूल हो सकती है, लेकिन ये टूट भी रहा है। राकेश, ये बड़ी गंभीर बात है आज के दौर में। चंद्रशेखर, एक सबसे बड़ी बात, युवा कहाँ जा रहा है इस भौतिकतावादी युग में? आज का जो माहौल है, क्योंकि ये वही देश है जिसने भगत सिंह भी दिया है, चंद्रशेखर आजाद भी दिया है और स्वामी विवेकानंद भी दिया है, लेकिन आज का युवा चाहता क्या है? क्योंकि अक्सर स्वप्न की मांग इतनी ज्यादा होती है कि युवा को बागी होना पड़ता है। युवा नेता आ तो रहे हैं, लेकिन जो तेवर राष्ट्रवाद का होना आवश्यक है वो तेवर उनमें कहीं दिखाई नहीं देता है। चंद्रशेखर, नैतिक मुद्दों पर जो लड़ाई लड़ी जानी थी वो कहीं स्वार्थ के मुद्दों पर लड़ी जा रही है। भारत कहीं बहुत पीछे रह जाता है, भारत के विकास की बात नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ा दुख इस बात पर होता है, ये राजनीति अगर कोई बहुत बड़े कद्दावर और बड़े बुजुर्ग लोग कर रहे होते तब तो दुख का विषय भी था कि भाई चलो ठीक है, ये सब लोग, इनका एक वक्त है। लेकिन 20-22 साल के युवा वर्तमान में जिस तरह से आरक्षण की मांग को लेकर, जिस तरह से दिल्ली में जब भारत विरोधी शिक्षा के इतने बड़े मंदिर में भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, इससे ज्यादा देश का क्या दुर्भाग्य हो सकता है। जिस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े देश के महान लोग पढ़े हों, जिन्होंने देश को दिशा दी है, कला के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, अर्थ के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, जब देश को इतनी बड़ी दिशा देने वाले शिक्षा के मंदिर से भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, तब कहीं ना कहीं बातें मन को कचोटती हैं कि क्या यही हमारे विवेकानंद का भारत है। चंद्रशेखर, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये देश जो है, ना तो इसमें आध्यात्म की कहीं कोई कमी है, ना साहित्य यहाँ का कम है, फिर आखिर वो दौर कैसे आया? कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर युवा पत्थर फेंक रहे हैं, जेएनयू की जो बात कर रहे थे आप, वहाँ पर भारत के खिलाफ नारे लगते हैं। क्या स्वप्न इतने ज़्यादा बागी हो चुके हैं कि हम देश के खिलाफ ही बातें करने लग जाएं? दरअसल ये स्वप्न बिल्कुल नहीं है, ये स्वप्न बिल्कुल नहीं है, ये बरगलाया गया है, ये उकसाया गया है। देश की युवा पीढ़ी को इस देश से तोड़ने की साजिश रची जा रही है। ये साजिश कौन रच रहा है ये सबको पता है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे देश के खिलाफ है वो हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं युवा को बरगलाने का प्रयास भी है। चंद्रशेखर, रोकना चाहूंगा, कुमार उत्कर्ष राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। कुमार उत्कर्ष साहब, बहुत बड़ा सवाल, युवा किस दिशा में जा रहा है आज का भारत का युवा? देखिए, आज के जो भारत के युवा की आप बात कर रहे हैं, आज का युवा की रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर है। वो एक बेहतर देश और दुनिया बनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है जी। और आज ही की बात नहीं है, ये भूतकाल से ही हम देखें, इतिहास देखें तो विवेकानंद जी को हम देख लें, उन्होंने विश्व धर्म संसद में भी भारत की एक अलग छवि छोड़ी जी। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भी भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने जी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा अभियान छेड़ के अपने बलिदान देके, प्राणों का बलिदान देके स्वतंत्रता अभियान की जो लोगों को हरदम जलाए रखा। उसके बाद फिर जेपी आंदोलन को आप देखें तो उसमें भी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, युवाओं की राजनीतिक बदलाव के लिए युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक बार रोकना चाहूंगा उत्कर्ष जी आपको। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज इंडिया पर। जी अश्विनी जी, सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वप्न, युवा के स्वप्न इतना ज्यादा बागी हो गए कि देश की एक यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगते हैं और उसी देश के कश्मीर में पत्थरबाजी होती है? क्या लगता है किस दिशा में जा रहा है देश का युवा? हाँ, मुझे ये लगता है सबसे पहली चीज तो कि आज जो स्वामी विवेकानंद का 155वां जयंती दिन है, और आज के दिन ये सवाल पूछना मुझे लगता है कि बहुत अच्छा दिन है कि हम सब लोग इस चीज का चिंतन भी करें कि हमारे देश का युवा किस दिशा में जा रहा है। और सबसे पहली चीज हम लोगों को ये याद रखनी पड़ेगी कि ये देश जेएनयू में देशद्रोह के या देश बर्बादी के नारे लगाने वाले उन चंद लोगों का देश नहीं है। ये देश जम्मू कश्मीर के अंदर सेना के ऊपर पत्थर फेंकने वाले उन चंद लोगों का, भटके हुए लोगों का देश नहीं है। ये देश है ऐसे लोगों का जो अपने घरों से निकल करके इंडिया गेट के ऊपर आकर के कभी भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं तो कभी निर्भया जैसी
छात्राओं के लिए समर्थन में खड़े होने वाले लोगों का देश है, और उन युवाओं को प्रेरणा देने वाला स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों का विचार है। अश्विनी जी, दोबारा लौट के आऊंगा आपके पास। हमारे साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजस्थान की प्रदेश प्रवक्ता दीक्षा जी खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। दीक्षा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। दीक्षा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? दीक्षा जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। कुमार उत्कर्ष जी, आपसे लेना चाहूंगा एक सवाल। 2019 तक अगर बात की जाए तो 2019 तक युवाओं की इस देश में जो आबादी होगी, जो वोट करने वाले होंगे, वो 55 करोड़ के आसपास होगी, यानी कि हिंदुस्तान की आधी आबादी से ज्यादा। क्या लगता है, क्या वर्तमान का जो शासन है इस देश का, उन तमाम युवाओं के जो युवा स्वप्न हैं उनको पूरा करने में सक्षम है? क्या हमारा देश आज उस स्तर पर है कि हम युवाओं को सही दिशा में ले जाएं? ऐसे प्रयास होना आवश्यक है। राकेश जी, मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि 2015 के अगर आप आंकड़ा देखें तो भारत में युवाओं की जो संख्या है वो 65% है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत सक्षम है युवाओं को उपयोग, मतलब क्या नाम है, सर्विस देने के लिए, जॉब प्रोवाइड करने के लिए। बस शर्त ये है कि उनकी जो रचनात्मक क्षमता है उसका सही उपयोग किया जाए, उसको सही गाइडेंस दी जाए, सही संसाधन दिए जाए। सही, तो सबसे बड़ी समस्या है सही गाइडेंस की आवश्यकता है। अश्विनी जी, महापुरुषों ने पहले जो बात की, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन आज के इस दौर में या तो युवा व्यक्तिवादी हो गया है या जातिवादी। कहां ले जाएंगे देश को? मुझे लगता है कि युवा को स्वयं तक सीमित करने की जो सोच है, ये देने वाली सबसे बड़ी दारोमदार अगर किसी आरोप हम किसी चीज के ऊपर लगाएंगे तो लॉर्ड मैकाले की प्रदत्त भारतीय शिक्षा के अंदर जो ये बदलाव लॉर्ड मैकाले के द्वारा किए गए और उनको ढो करके आज तक हम लेकर के आ रहे हैं, जो हमारे देश के युवाओं को चिंतन और सोचने और देश की गौरवशाली संस्कृति से दूर ले जाने का काम करती है जी। ऐसी शिक्षा पद्धति ही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। जब तक हम भगत सिंह को अपना गौरव नहीं बताएंगे, हमारे देश का गौरव, हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर सबसे ज्यादा उदाहरण के रूप में अंग्रेजी लोग पढ़ाए जाते हैं, अंग्रेजी विद्वानों का उदाहरण दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने उदाहरण दिया कि न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण है उसके लिए न्यूटन ने, ब्रह्मदत्त ने, ऐसा पाली के पास के एक विद्वान है, उन्होंने बहुत साल पहले लिख दिया। इस भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास को अगर खोद करके निकालेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस विश्व के अंदर सारी चीजें, जितनी भी चीजें आज हमें सुनने, समझने, देखने को मिलती है, वो भारतीय संस्कृति में मौजूद है। तो अगर शिक्षा, हम युवा को सकारात्मक शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से युवा इस देश के लिए काम आने वाला बनेगा। यही युवा है। और शासन इसके लिए कैसा हो, इतना बड़ा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। शासन कैसा होगा, नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे बड़ा उदाहरण बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी हमारे सामने। सकारात्मक शिक्षा की, यानी कि सकारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है, युवा को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। अश्विनी जी, रोकना चाहूंगा, हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजस्थान की प्रदेश प्रवक्ता दीक्षा खंडेलवाल हमारे साथ में है। दीक्षा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी, धन्यवाद। दीक्षा जी, सबसे बड़ा सवाल, एक शख्स था, विवेकानंद के नाम से जाना जाता है, जो देश की उन्नति के लिए जिया और देश के युवाओं का प्रेरणा स्रोत बना, लेकिन आज का ये युवा महज अपने तक सीमित हो गया है। क्या युवा स्वप्न इतने ज्यादा बागी हो जाएंगे कि देश के खिलाफ एक यूनिवर्सिटी में नारे लगने लगेंगे? देखिए, बिल्कुल राकेश जी, जो भी कुछ आपने और हमने देखा सुना, ये कई दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन आज का जो युवा है वो स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल मानता है और वही लोग अपने देश हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो देश का भला चाहेगा, उसके अंदर सबसे पहले राष्ट्रवाद उसे जोड़ना है, या वो उससे जोड़कर रहना वाला बंदा हो, तब हम देश की उन्नति, तब हम देश के विकास की बात कर सकते हैं। आज देश की जो कहीं ना कहीं स्थिति है, आज का युवा ये समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में अगर देश की डोर रहेगी तो स्वामी विवेकानंद जी का सपना जरूर पूरा होगा। दीक्षा जी, एक बार रोकना चाहूंगा, सामाजिक कार्यकर्ता है राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राधेश्याम जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी जी। दीक्षा जी, बात जारी रखें आप अपनी एक बार। देश का युवा जब हमसे जुड़ा है, देश के युवा ने जाना है, देश की जो एक सोच है, जो देश का युवा सच में चाहता है कि देश में, एक आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगी। विवेकानंद जी ने जब जनता से वो संवाद कायम अपना स्थापित कर रहे थे, उसी समय का कुछ लोगों ने उनके चरण छुए, उन्होंने छुए
एक महिला उन्हें बहुत देर से देख रही थी। जब वो उनका रिएक्शन पूछने गए कि आप ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ तुमसे विवाह करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी संतान तुम जैसी हो। तो वो व्यक्ति, वो महान व्यक्ति ये कहते हैं कि माँ आप मुझे ही अपनी संतान मान लीजिए। जो व्यक्ति, इतनी अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति, जो महिला का सम्मान करने वाला व्यक्ति, क्योंकि आज के जमाने में आप देख रहे हैं रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी महिलाएं हम सोचते हैं सुरक्षित नहीं रही है कांग्रेस के समय पे, आज महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित है। बेटियों की दर राजस्थान में बढ़ती नजर आ रही है, जन्म की दर। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के द्वारा किए गए एक छोटे छोटे कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। और जो लोग इस बारे में नॉलेज भी रखते हैं यूनिवर्सिटी में। खैर इस जगह रोकना चाहूंगा आपको। युवा होता है, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी का होता है ना कांग्रेस का होता है, कहीं ना कहीं वो देश का युवा है। कहीं ना कहीं आप अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आप एक संगठन की प्रवक्ता है। राधेश्याम जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। राधेश्याम जी, क्या लगता है जिस तरीके से देश का युवा यूं कहे कब बरगलाया हुआ है, अगर इन दिनों की अगर बात की जाए तो कुछ युवा नेता इस समय देश के राजनीति के दृश्य पर हैं। जिग्नेश मेवानी की बात की जाए या उमर खालिद की बात की जाए, कन्हैया कुमार की बात की जाए, जो माहौल है, कोई दलित राजनीति की बात कर रहा है, या हार्दिक पटेल की बात की जाए तो कोई पाटीदार आंदोलन की बात कर रहा है। राष्ट्र की बात क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, ये तो क्या है कि युवा किसी न किसी विचारधारा से जुड़ जाते हैं, वो युवा हैं। बाकी सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से हमारे राजस्थान में कहते हैं कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा ही है, इसमें कोई दोहराली। लेकिन युवा को विवेकानंद जी की नीतियों को, विवेकानंद जी के आचरण को अपना के यदि आगे चलेंगे तो देश हमारा निश्चित ही आगे बढ़ेगा। दीक्षा जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे। जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद की बात करें या भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें, दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी की जो विचारधारा है उसके संगठन है। कहीं ना कहीं युवा प्रतिनिधित्व की राजनीति में अगर बात की जाए तो वो प्रतिनिधित्व अभी तक ना तो बीजेपी दे पाई है ना कांग्रेस दे पाई है। एक उम्र के बाद में भले ही ये घोषणा हो जाती है कि 65 साल के बाद में मुख्यमंत्री बनाना संभव नहीं होगा, और उसके बावजूद उन्हें टिकट दे दिया जाता है। अगर बात हिमाचल की ही कर लें तो मेरे ख्याल से प्रेम कुमार धूमल को एज ए सीएम कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया था। आखिर युवाओं को पूरी तरह से राजनीति में आने से रोक कौन रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात का जवाब दूंगी। आपने कहा 65 वर्ष के बाद जो बात आपने कही उसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। उम्र से युवा नहीं होता, युवा उसके कर्म से होता है, युवा उसके हृदय से होता है, युवा उसके काम करने के तरीके से होता है। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी अपने दिन में 18 घंटे काम करती है, वो युवा है। वो काम करती है हमारे राजस्थान के उत्थान के लिए, वो काम करती है 7.5 करोड़ हम लोगों के राजस्थानियों के लिए। ये काम करने का उनका तरीका है। अब जो आप कह रहे हैं राजनीति से दूर, आज के जमाने में युवा, हम खुद मानते हैं कि 20% लोग, अगर हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं तो 20% पीपल्स आर ओनली इंटरेस्टेड टू वर्किंग विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, इधर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये काम 20% उसका रेशो हम लोग देखते हैं। तो वो 20% रेशो अगर हमारे पास है तो हम इसे बहुत कम नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आदमी अपने रुचि के अनुसार आता है, और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, कोई भी एक पार्टी हो, आप आज अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पहल पर अब हर पार्टी में युवा चेहरा को आगे कर दिया जाता है, युवा फेस को आगे कर दिया जाता है। नाउ दिस इज, हम कह सकते हैं नाउ दिस इज अ यूथ एरा, और इसमें कहीं दोहराई नहीं है कि ये युवा समय आ चुका है। दीक्षा जी, देश के खिलाफ जिस तरह युवा खड़ा हुआ, देश के खिलाफ जिस तरह युवाओं को संगठित किया गया, आपको लगता नहीं है जो युवा राष्ट्र के साथ है वो कम है और जो देश के खिलाफ है वो ज्यादा हो गया है? आज देश के खिलाफ अगर युवा ज्यादा होता मैं आपको बता दूं, अगर देश के खिलाफ युवा ज्यादा होता तो राष्ट्रवाद जो आप और हम देख रहे हैं, ये देश में खुली साथी जो हम देख रहे हैं, ये नहीं होती। युवा का एक बहुत बड़ा संख्या हमारे पास है। आज आप और हम सब कहते हैं, मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है भारत। जब 60% यहाँ पर यूथ है, अगर हम लोग युवाओं के देश में हम लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि युवा अगेंस्ट में खड़ा है, तो आप बताइए आप और हम क्या इस तरीके से संवाद कर पाते? अगर गलत तरीके से या अगेंस्ट में हमारे साथ युवा कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता है। आज तो युवा अवेयर हो गया है, वो चाहता है उस पर्टिकुलर एक संस्था के साथ या एक संगठन के साथ काम करना जो देश हित में काम कर रही है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अभिनव हूँ, और एक भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ काम करने के बाद मैंने जाना
कि देश में सर्व बदलाव के लिए युवाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। अश्विनी जी यही सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं। अश्विनी जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। चंद्रशेखर आपके पास आना चाहूँगा। चंद्रशेखर, सबसे बड़ा सवाल है अगर बात की जाए, मैं जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं, कश्मीर का जो माहौल है, लगातार माहौल सुधारने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। देश की एक निजी यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े होने के नारे लगते हैं, और वहीं अगर आपराधिक रेशो की बात की जाए तो कहीं न कहीं भले छोटा से छोटा अपराध हो, चेन स्नैचिंग का मामला हो या बाइक लूट का मामला हो, वो रेशो बढ़ता जा रहा है और उसमें मैक्सिमम जो मामले हैं उनमें युवा आंकड़े ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। यानी कि कहाँ कमी है? संस्कारों की बात की जाए वहाँ कमी है, या बेरोजगारी का आलम है, या यूथ का जो मनोबल है या ऊर्जा है ये सही दिशा में नहीं जा रही है? कहाँ कमी है चंद्रशेखर? देखिए राकेश, युवा से ये कहा जाता है कि आप ये कीजिए। अब जो ये होता है उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। देश में ऐसे काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए जिनमें युवाओं को ये ट्रेनिंग मिले कि उनको क्या करना है। हालांकि है, स्किल डेवलपमेंट के बड़े प्रोग्राम शुरू हुए हैं, सभी तरीके से यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, लेकिन एक जो युवा को दिशा मिलनी है उससे कहीं भ्रम पैदा करने के लिए ज़्यादा साधन पैदा हो गए, और उसकी तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए जो साधन थे वो कहीं कमज़ोर और बहुत ऐसा लगता है कि पब्लिक अप्रोच में या यूथ अप्रोच में नहीं है। यही सब चीज़ें ऐसी होती हैं। आज मान लीजिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का भारत में उपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। आप देख लीजिए, तमाम तरह के मैसेज सर्कुलेट होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, लेकिन उस पर किसी ऐसी जन जागरूकता के अभियान, ऐसे अभियान जो जमीन पर गरीब चंद्रशेखर वापस आऊँगा आपके पास। हमारे साथ में कांग्रेस नेता संगीता जी और इंदु शेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है दोनों का न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। संगीता जी, आपके पास आना चाहूँगा। युवा भारत है, युवा स्वप्न की बात की जा रही है, लेकिन देश का युवा कश्मीर की बात कर लेते हैं, या यूँ कहे पाटीदार आरक्षण आंदोलन की बात कर लेते हैं, या यूँ कहे दलित राजनीति की बात कर लेते हैं। नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा राष्ट्रवादी होने के बजाय व्यक्तिगत हो चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारा देश है ये विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न संप्रदाय का देश है, विभिन्न जाति और विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे, एकता बना रहे, इसीलिए हमारे देश आज विदेशों में भी पहचान बनाए हुए था। लेकिन ऐसा पिछले 4 साल में क्या हुआ कि युवा भटकाव की स्थिति में आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारें इसके लिए उत्तरदायी होती हैं कि युवाओं को इस कदर दूसरी राह पर धकेला जाता है, या धार्मिक उन्माद उनमें आता है, या जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसका भटकाव कहीं ना कहीं आता है। तो इसके लिए निश्चित रूप से सरकारें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन ये देश विविधताओं का देश है, जिसने विदेशों में भी हमारे देश का नाम इसीलिए जाना जाता है कि विविधता में एकता, और उसके लिए हमारे देश की पहचान है, हमारी देश की संस्कृति है कि यहाँ पर हम भाईचारा जो है, यहाँ का आपसी प्रेम जो है वो विदेशों में भी माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर जो उल जुलूल बातें चलती हैं उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण होता है। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, लेकिन संगीता जी कहीं ना कहीं बात ये भी है कि हम शायद युवाओं के सपनों को सही आकार नहीं दे पा रहे हैं। इंदु शेखर जी, आपके पास आना चाहूंगा। इंदु शेखर जी, सबसे बड़ा सवाल है, देश का युवा, क्या उसके पास जो स्वप्न है, उनके स्वप्नों को आकार देने के लिए इस देश के शासन के पास या इस देश की व्यवस्था के पास कोई कार्य योजना है ही नहीं? जो ये आलम आज, अगर कश्मीर की बात करें, जो वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, वहाँ का जो माहौल है, या यूँ कहे जेएनयू की अगर बात की जाए, वहाँ पर नारे लग रहे हैं, क्या हम इस लायक भी नहीं हैं कि देश के युवा को सही माहौल में लाएं और उन्हें उनके जो स्वप्न हैं उनको आकार दे पाएं? बहुत वाजिब है, और कहना कि हम इस हम जी इंदु शेखर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? इंदु शेखर जी, हेलो इंदु शेखर जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। जी।
इंदु शेखर जी, आपका आवाज पूरी तरह से हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। संगीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राकेश जी। संगीता जी, सबसे बड़ा सवाल में जो मैंने इंदु शेखर जी से किया वही आपसे करना चाहूंगा। क्या देश का शासन इस लायक नहीं है कि युवाओं के जो स्वप्न हैं, जिन्हें हम अगर माहौल की बात की जाए एक सही माहौल दे पाएं, या देश का शासन जो ये युवा भारत हो रहा है जिसमें 65% युवाओं की बात की जा रही है, उस लायक है नहीं कि उनके जो स्वप्न हैं वो पूरे हो सके या एक सही माहौल में उन्हें ले जाया जा सके? देखिए राकेश जी, निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ी बात कही है कि युवा देश का भविष्य होता है, और युवाओं को जो अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है या उसको लगता है कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा या मुझे मेरा सम्मान नहीं मिल रहा, तो युवा ऐसा जागरूक वर्ग है जो अपने अधिकारों पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन्हीं अधिकारों और हक के सम्मान और हक के लिए और सम्मान के लिए उठ खड़ा होता है। तो हमारे देश में जो पिछले 4 सालों में हमने देखा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कहीं पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जाती है, कहीं युवाओं को सिर्फ झूठे स्वप्न दिखाए जाते हैं ये कहकर कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर उनको सिर्फ उनके साथ जुमलेबाजी की जाती है। तो युवा कहाँ बर्दाश्त करेगा? क्योंकि जब मैं युवा की बात करती हूँ तो ट्रिपल जे उनके साथ जुड़ जाता है, और वो ट्रिपल जे है जोश, जुनून और जज्बा। और ये युवा जो जुनून और जज्बे के साथ खड़ा होते हुए अपने अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है, और युवा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कहीं पर हमारे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े या भाईचारा बिगड़े, क्योंकि हमारा देश, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि विविधताओं से भरा हुआ देश है जहां अनेकता में एकता हमें देखने को मिलती है, और जब इन सब चीजों पर जब कुठाराघात होता है तो युवा इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। युवा बर्दाश्त नहीं करता, युवा स्वप्न और युवा तेवर को संभालने की आवश्यकता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। चंद्रशेखर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल युवा भारत में सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि इन युवा स्वप्नों को आखिर हम संभालें तो कैसे संभालें, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस देश की युवा हो रही है, और अगर वो गलत राह पर चली जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान पूरे देश का है। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। नमस्कार।